नमस्कार दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग ने बायोटिक इन्वायरमेंट के बारे जाना था, तो इस वीडियो में हम लोग एबायोटिक इन्वायरमेंट के बारे जानेंगे। तो दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी हब में। एबायोटिक इन्वायरमेंट, एबायोटिक कंपोनेंट्स इंक्लूड फिजिकल कंडीशन नॉन लिविंग मटेरियल्स दैट अफेक्ट द ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड रिप्रोडक्शन ऑफ लिविंग कंपोनेंट्स एंड कैन इंटरैक्ट विथ ईच अदर। ठीक है, तो यहाँ पे एबायोटिक इन्वायरमेंट क्या हो गया? ऐसा मटेरियल, ऐसा चीज़ जो कि क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है। ठीक है, तो यहाँ पे एक शॉर्टकट में लिखा गया, द टर्म एबायोटिक रिफर्स टू ऑल द नॉन लिविंग फैक्टर्स प्रेजेंट इन एन इकोसिस्टम। जितने भी हमारे इकोसिस्टम में या फिर हमारे इन्वायरमेंट में जितने भी नॉन लिविंग फैक्टर्स है जो कि मौजूद हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एबायोटिक इन्वायरमेंट। इसकी मेन फंक्शन क्या होता है कि ये जो बायोटिक इन्वायरमेंट है, जो कि लिविंग इन्वायरमेंट है, लिविंग थिंग्स है, उसको ग्रो करने में हेल्प करती है। ठीक है, एबायोटिक इन्वायरमेंट जो है, बायोटिक इन्वायरमेंट को ग्रो करने में हेल्प करती है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एबायोटिक इन्वायरमेंट के एग्जांपल क्या हो गए? सनलाइट, वाटर, लैंड एंड ऑल कंस्टिट्यूट ऑफ एबायोटिक फैक्टर्स। सभी क्या है? एबायोटिक फैक्टर्स है। ठीक है, अब ये लोग बायोटिक इन्वायरमेंट में कैसे हेल्प करते हैं ग्रो करने में लिविंग थिंग्स को? तो जैसे सनलाइट क्या होता है, फूड बनाने के काम में हेल्प आती है। ठीक है, प्लांट्स को, जैसे कि फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है फूड बनाने का, उसमें काम आता है। ठीक है, वाटर भी चाहिए होता है। ठीक है, तो ऐसा फैक्टर्स, ऐसा नॉन लिविंग थिंग्स फैक्टर्स जो बायोटिक इन्वायरमेंट को ग्रो करने में हेल्प करे, वो हमारा एबायोटिक इन्वायरमेंट कहलाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे हमारे बुक में भी लिखा गया है, वाटर, एयर, लाइट, टेम्परेचर, सॉइल, रॉक्स, ऑल आर एग्जांपल ऑफ नॉन लिविंग और एबायोटिक कंपोनेंट्स। ठीक है, तो सभी क्या है? एबायोटिक इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स हैं। दिस नॉन लिविंग कंपोनेंट्स आर फॉर्म फिजिकल और एबायोटिक इन्वायरमेंट इन नेचर। ठीक है, ये फिजिकल फॉर्म में रहता है और इसी को हम लोग एबायोटिक इन्वायरमेंट बोलते हैं। लेट अस स्टडी अबाउट देम इन डिटेल। ठीक है, अब सभी कंपोनेंट्स को हम लोग विस्तार में पढ़ते हैं एबायोटिक इन्वायरमेंट का। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है? वाटर है। तो वाटर तो हम सभी जानते हैं कि कितना ज़रूरी है एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स को या फिर एक लिविंग थिंग्स को जिंदा रखने के लिए। ठीक है, तो वाटर इज़ इसेंशियल फॉर सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जैसा कि बुक ने बोला है, बुक में लिखा गया है, वाटर जो है बहुत ही इसेंशियल सब्सटेंस है। ठीक है, इसेंशियल मटेरियल्स है या फिर इसेंशियल एबायोटिक इन्वायरमेंट का कंपोनेंट है, जिससे क्या होता है, लिविंग थिंग का क्या होता है, सर्वाइवल और ग्रोथ डिपेंड करता है। ठीक है, अगर वाटर नहीं मिलता है, अगर मान लो किसी लिविंग थिंग्स को वाटर नहीं मिलता है, तो वह ज़्यादा दिन तक सस्टेन नहीं कर पाएगा और वह मर जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर हम ही लोगों को ले सकते हैं। अगर हम लोग 2 या 4 दिन अगर मान लो पानी नहीं पीते हैं, तो हमारा क्या होता है, धीरे धीरे तबीयत खराब होता है और उससे हम लोग को क्या होता है, बीमारियां भी बहुत सारे आ जाती हैं। ठीक है, तो वाटर भी क्या है, लाइवलीहुड के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इट इज़ नीडेड एंड यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग। अब वाटर का नीड क्या है? वाटर एक तो एबायोटिक इन्वायरमेंट और एक नॉन लिविंग थिंग है। ठीक है, और ये कैसे यूज़ में आता है? तो जैसे इट इज़ नीडेड एंड यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग, पानी पीने में काम आता है। ठीक है, बाथिंग, नहाने में काम आता है, कुकिंग एक्सेट्रा। मतलब लगभग वाटर का यूजेस बहुत जगह पे हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है ड्रिंकिंग, बाथिंग, कुकिंग एक्सेट्रा। और भी जगह यूज़ हो सकते हैं। ठीक है, जैसे फूड बनाने में यूज़ हो सकते हैं, मान लो मैन मेड फूड बना रहे हैं, उसमें यूज़ कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो एनिमल्स एंड प्लांट्स कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर। जो हमारे लिविंग थिंग्स है, लिविंग थिंग्स में हम लोग 2 तरह का लिविंग थिंग्स पढ़े थे, एनिमल्स एंड प्लांट्स। ठीक है, तो एनिमल्स और प्लांट्स क्या होता है, वाटर के बिना नहीं रह सकते हैं। ठीक है, एकदम वाटर बहुत नेसेसिटी है उन लोगों के लिए। ठीक है, इट इज़ यूज्ड फॉर इरिगेशन ऑफ क्रॉप्स। अब प्लांट्स जो हमारा जो ह्यूमन बींग जो क्रॉप करते हैं, उसके लिए भी क्या ज़रूरी है? वाटर ज़रूरी है। जैसे धान का खेती किया जाता है, तो वाटर नहीं आने से क्या होता है, धान नहीं होती है। ठीक है, राइस नहीं होती है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है वाटर। ह्यूमन्स एंड अदर एनिमल्स नीड वाटर फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज़ ऑफ देयर लाइफ। ठीक है, तो ह्यूमन्स और एनिमल्स, जैसे ह्यूमन बींग्स और दूसरे जानवर हो गए, वो लोगों को भी अलग अलग एक्टिविटी करने के लिए वाटर का ज़रूरत पड़ता है।
ताकि वह अपने लाइफ को सस्टेन कर सके या फिर अपना लाइफ अच्छी तरीके से बिता सके या फिर फ्रीली बिता सके। ट्राई टू थिंक एंड लिस्ट द वेरियस एक्टिविटीज़ फॉर विच वी यूज़ वाटर। ठीक है, बुक के अनुसार क्या बोला, अपने आप सोचिए कि मतलब हम लोग वाटर का यूज़ कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग दिया गया है, इसको समझते हैं ये क्या है। अब जैसे यहाँ डायग्राम लिखा गया है, ठीक है, डायग्राम के तौर पे समझते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है। तो रेन वाटर मेनली क्या होता है, जो भी रेन वाटर होती है, जैसे बारिश जो भी होती है, तो उस वाटर को हम लोग क्या करते हैं, एक कंटेनर में हम लोग स्टोर करके रखते हैं ताकि हम लोग फ्यूचर यूज़ में किसी चीज़ में यूज़ कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा गया है रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज़ अ वे टू कलेक्ट रेन वाटर व्हेन इट रेन्स। ठीक है, तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग कुछ नहीं है, जो भी रेन होती है, बरसात होती है, उसको हम लोग क्या करते हैं, एक कंटेनर में कलेक्ट करते हैं। ठीक है, उसी को हम लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग बोलेंगे। रेन वाटर कैन बी स्टोर्ड अबव द ग्राउंड और अंडरग्राउंड। इसको हम लोग ग्राउंड के ऊपर भी स्टोर कर सकते हैं एक कंटेनर बना के, या फिर ग्राउंड के नीचे भी स्टोर कर सकते हैं अंडरग्राउंड में। ठीक है, और उसको जब स्टोर कर लेंगे तो बाद में उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। मान लो कभी पानी का मतलब कमी हो गया तो हम उस जगह से यूज़ कर सकते हैं। दिस हैपन्स नेचुरली इन ओपन रूरल एरियाज। रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है, बहुत मतलब जो ओपन रूरल एरियाज़ है वो जगह पे ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, हाउएवर इन कॉन्जेस्टेड मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ वी नीड टू क्रिएट अ मेथड टू कैप्चर द रेन वाटर। जो कंजेस्टेड मेट्रोपॉलिटन सिटी है, जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है, बिल्डिंग्स ज़्यादा हैं, तो वहाँ पे क्या है कि हम लोग को मतलब बनाना पड़ता है कि कहीं पे हम लोग कंस्ट्रक्ट करेंगे एक पर्टिकुलर जगह पे, वहाँ पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, और अलग अलग मेथड भी यूज़ करते हैं। रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज़ वन सच मेथड्स। ठीक है, तो बहुत सारे घरों में देखिएगा जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है वहाँ पे रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग इज़ वन ऑफ द सच मेथड्स है। ठीक है, तो रूफ टॉप बोले तो घर के छत में से जो भी पानी बह के नीचे जाता है, जैसे इस एग्जांपल में मान लेते हैं ये मेट्रोपॉलिटन में ये हाउस है। ठीक है, तो बरसात हुई, यहाँ से बरसात हुई प्रेसिपिटेशन के तौर पे। ठीक है, बारिश हुई, तो बारिश क्या हुआ, इसके रूफ में जाकर गिरा। ठीक है, तो बारिश क्या हुआ, इसके रूफ में जैसे ही गिरा तो इसके साइड में देखो यहाँ पे ड्रेन लाइन लगा हुआ है जो कि पाइप है। ठीक है, और इस पाइप को कहाँ पे कनेक्ट किया गया है, इस कंटेनर में। ठीक है, तो जो भी पानी इस रूफ में गिरेगा वह इस पाइप की मदद से कहाँ चला जाएगा, इस कंटेनर में, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। ठीक है, और ये जो पाइप है ये फिल्टर है एक तरीके से, जो गंदगी को अंदर जाने नहीं देगा, खाली पानी जाएगा। ठीक है, तो इसको फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, जो स्टोर वाटर, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं। तो अधिकतर मेट्रोपॉलिटन सिटी में ये वाला मेथड यूज़ होता है। ठीक है, हेयर रेन वाटर कैन बी कलेक्टेड एट द रूफ टॉप्स टेरेस हाउस थ्रू पाइप्स दिस वाटर। जो मैंने समझाया वही चीज़ लिखा गया है। ठीक है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैन सप्लीमेंट द रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर इन सिटीज़ एंड रेज द सबसॉइल वाटर लेवल। दिस कैन हेल्प इन मेंटेनिंग एंड इंक्रीजिंग ग्रीनरी इन अर्बन एरियाज। ठीक है, तो अर्बन एरियाज़ में क्या होता है कि ग्रीनरी का कमी होता है। ठीक है, पानी स्टोर बहुत कम होता है, तो यह एक मेथड है जो रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक मेथड है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, वाटर को स्टोर कर सकते हैं और हमारे जो भी अगल बगल जो भी है उसको हम लोग ग्रीनरी में तब्दील कर सकते हैं उस पानी को यूज़ करके। इफ़ रेन वाटर इज नॉट कलेक्टेड इट फ्लोज डाउन टू द रिवर सिचुएटेड फार अवे थ्रू द ड्रेन्स एंड इज दस नॉट अवेलेबल फॉर इमीडिएट यूज़। ठीक है, अगर हम रेन वाटर को कलेक्ट नहीं करते हैं तो सारा रेन वाटर क्या होता है, ड्रेनेज में बह जाता है और वो हमारे कुछ काम नहीं आता है। ठीक है, तो उसको हम लोग हार्वेस्ट करना ज़रूरी है ताकि हम लोग फ्यूचर यूज़ कर सकें। द रेन वाटर दैट फॉल्स ऑन द रोड्स और कॉन्क्रीट एरियाज गोज इनटू द ड्रेन्स। तो जो रेन वाटर है, जो रोड्स और जो कॉन्क्रीट एरियाज जो होते हैं वहाँ पे अगर रेन वाटर गिर रहा है तो वो क्या होता है, बह के ड्रेन्स में चली जाती हैं। कहाँ चली जाती हैं, ड्रेन्स में। द रेन वाटर दैट फॉल्स ऑन द अनट्रीटेड ग्राउंड सीप्स इनटू द ग्राउंड रिचार्जिंग द ग्राउंड वाटर। इनोवेटिव वाटर कलेक्शन मेथड्स एंड नीड टू बी यूज्ड इन डिफरेंट एरियाज टू कलेक्ट एंड यूज रेन। ठीक है, तो जो ऐसे ही मतलब जो मिट्टी वाले इलाका में जो रेन वाटर गिरती है वो क्या होता है, मिट्टी वाले जो वो ऑब्जर्व कर लेते हैं पानी को। ठीक है, ऑब्जर्व कर लेती है और क्या होता है, नीचे चला जाता है पानी
और ग्राउंड लेवल वाटर जो है वह हमारा बढ़ जाता है, ग्राउंड लेवल वाटर जो है हमारा बढ़ जाता है, ठीक है, जिससे हम लोग को पानी का कमी नहीं होता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज में। अब दूसरा कंपोनेंट एबायोटिक इन्वायरमेंट का क्या है, एयर, ठीक है। तो एयर मतलब हिंदी में हम लोग समझ लेते हैं हवा, ठीक है, और ये भी बहुत ज़रूरी है हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए या फिर लिविंग थिंग्स के लिए, ठीक है, लाइफ में सर्वाइवल के लिए। वी नो डैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड एयर फॉर देयर सर्वाइवल। हम सभी जानते हैं कि सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एयर चाहिए अपने सर्वाइवल के लिए। क्या चाहिए, एयर, ठीक है, मतलब सांस लेने के लिए क्या चाहिए, हवा चाहिए। जो रेस्पिरेशन हम लोग करते हैं, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेशन करती है उसको क्या चाहिए, एयर चाहिए सर्वाइवल के लिए। एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ सेवरल गैसेस, ठीक है। तो एयर क्या है, मिक्सचर है बहुत सारे गैसेस के। जैसे इस एग्जांपल में यहाँ पे जैसे ये मेरा चार्ट बना हुआ है, तो हमारा एटमॉस्फेयर में क्या होता है, एयर मौजूद होता है, वहाँ पे बहुत सारे गैसेस मौजूद होते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे नाइट्रोजन कितना एटमॉस्फेयर में हमारा 78% है, ठीक है, 100 में से 78% नाइट्रोजन है एयर में, ठीक है। और उसके बाद क्या है, ऑक्सीजन कितने हैं, 16.4%, और अदर गैसेस क्या है 1%, ठीक है, लेस देन 1%। आर्गोन भी क्या है, लेस देन 1%, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है 4.4%, ठीक है। तो सबसे ज़रूरी हमारे लिए क्या है, ऑक्सीजन है। क्या है, सबसे ज़रूरी है ऑक्सीजन, जिससे हम लोग क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं। हम लोग ऑक्सीजन को टेक इन करते हैं और क्या छोड़ते हैं, ऑक्सीजन को हम लोग अंदर लेते हैं और क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। इससे हमारा रेस्पिरेशन पूरा होता है। तो ऑक्सीजन देखो यहाँ पे लिखा गया है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर द इम्पॉर्टेंट गैसेस प्रेजेंट इन द एयर। जैसे मैंने डिस्कस किया इस चार्ट के माध्यम से कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड और अदर गैसेस एटमॉस्फेयर में मौजूद हैं, ठीक है। तो प्लांट एंड एनिमल्स यूज ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के लिए प्लांट्स एंड एनिमल्स क्या, कौन सा एयर का यूज़ करते हैं, ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं, ठीक है, याद रखना है। प्लांट्स कंज्यूम कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस एंड रिलीज ऑक्सीजन बैक इनटू द एटमॉस्फेयर। प्लांट जो हमारा है वो फूड बनाने के लिए किसका इस्तेमाल करता है, कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है, और रिलीज क्या करता है, ऑक्सीजन, ठीक है। तो जो प्लांट है, मान लो ये हमारा ट्री है, ये अपना फूड बनाने के लिए क्या लेगा, CO2 लेगा, ठीक है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, और क्या रिलीज करेगा, O2 रिलीज करेगा, मतलब ऑक्सीजन रिलीज करेगा, जो ह्यूमन बींग को या फिर एनिमल्स को रेस्पिरेशन के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बिसाइड ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, स्मॉल अमाउंट्स ऑफ अदर गैसेस, वेरी मेनी बैक्टीरिया एंड वायरसेस एंड डस्ट आर ऑल्सो प्रेजेंट इन एयर, ठीक है। तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और सम अदर स्मॉल गैसेस के साथ साथ एयर में क्या क्या मौजूद है, और बैक्टीरिया मौजूद है, वायरस मौजूद है, और बहुत सारे धूल मिट्टी, ठीक है, धूल मौजूद रहते हैं। क्लीन एयर इज इसेंशियल फॉर आवर हेल्थ। तो जो हवा जो हमारा रहता है, अगर क्लीन नहीं होगा, साफ नहीं होगा, तो हमारा हेल्थ को डिटोरिएट करेगा और हमारा हेल्थ भी खराब होता जाएगा और तरह तरह के डिजीज़ हो जाएंगे हमें। एज इट प्रोवाइड द ऑक्सीजन डेट नेसेसरी टू सस्टेन लाइफ। तो जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स, ठीक है, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स एंड प्लांट्स, उसको क्या चाहिए, सस्टेन करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। सस्टेन करने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन, एक्सेप्ट प्लांट। प्लांट को तो इनहेल करता है CO2 और वो छोड़ता क्या है, O2। इसीलिए बोलते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट उगाया जाए, ताकि क्या करे, वो O2 मतलब ऑक्सीजन को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में एयर में छोड़े, जिससे लिविंग ऑर्गेनिजम्स अच्छे तरीके से सांस ले सकें, ठीक है। और तीसरा कंपोनेंट क्या है, लाइट। लाइट तो हम ही सभी जानते हैं कि जो सनलाइट से हमको मिलती है, ठीक है, या फिर आर्टिफिशियल, दो तरह का लाइट होता है, एक नेचुरल लाइट होता है, एक आर्टिफिशियल लाइट होता है। तो आर्टिफिशियल लाइट जो मैन मेड हम लोग बनाए हैं, बल्ब वो हो गया लाइट, आर्टिफिशियल लाइट। और जो सनलाइट है, सन का जो लाइट है, वो क्या हो गया, नेचुरल लाइट्स। नेचुरल लाइट इज़ प्रोवाइडेड टू अस बाय द सन। यहाँ डायरेक्ट लिखा गया है, जो नेचुरल लाइट है वो हमको किसके द्वारा मिलती है, सन के द्वारा मिलती है। ड्यूरिंग द डे एंड बाय द मून ड्यूरिंग द नाइट, ठीक है। तो ड्यूरिंग द डे मतलब डे के समय हमको लाइट कहाँ से मिलती है, सन से मिलती है, ठीक है, एक नेचुरल लाइट होती है। और नाइट के वक्त हमको लाइट कहाँ से मिलती है, मून से,
ठीक है, मून भी क्या करती है, लाइट छोड़ती है, तो मून का तो अपना लाइट नहीं होता। द मून एज यू नो ओनली रिफ्लेक्ट द सन्स लाइट, ठीक है, तो मून जो है हमेशा सन का लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, उसका अपना लाइट नहीं होता है। हेंस सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ नेचुरल लाइट, तो इसको हमको याद रखना है। कोई भी अगर को मान लो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया डैश इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ नेचुरल लाइट, तो आंसर क्या लिखेंगे हम लोग, सन। दिस नेचुरल लाइट इज यूज्ड बाय प्लांट्स टू ग्रो, यह जो नेचुरल लाइट है सन का वह प्लांट्स के द्वारा यूज़ किया जाता है अपने ग्रोथ के लिए, ठीक है, अपने प्रिपेयर द फूड, अब फूड को बनाने के लिए। लाइफ ऑन अर्थ इज डिपेंडेंट ऑन सनलाइट, तो अर्थ में जो लाइफ है, ठीक है, ज़िंदगी है, वो किस पे डिपेंडेंट है, सनलाइट पे, ठीक है। बहुत सारे फैक्टर्स है, तो सनलाइट भी मेन फैक्टर्स है। प्लांट्स यूज सनलाइट एंड प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस हम लोग पहले पढ़े थे कि उससे क्या होता है, प्लांट्स फूड बनाते हैं, वो एक प्रोसेस है जिससे प्लांट्स फूड बनाते हैं। तो उस प्रोसेस में सनलाइट का भी बहुत महत्व होता है, सनलाइट के बिना फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पूरा नहीं होगा और फूड भी नहीं बनेगा, ठीक है। तो लाइट पेनेट्रेट्स इनटू द फॉरेस्ट एज वेल एज इनटू द वाटर बॉडीज, तो लाइट जो है फॉरेस्ट के अंदर पेनिट्रेट करते हैं और एज वेल एज इनटू द वाटर बॉडीज, दोनों में सनलाइट जाते हैं। जैसे इस एग्जांपल में, इस फोटो में देखो कि यह एक फॉरेस्ट है, यहाँ पे लाइट क्या हो रहा है, एकदम मस्त इधर से ट्रैवल कर रहा है जंगल के अंदर। एक्वेटिक प्लांट यूज सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस, जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, जो मतलब एक्वेटिक प्लांट्स कौन सा हो गया, जो पानी में पाए जाते हैं, ऐसे प्लांट जो पानी में पाए जाते हैं उसको हम लोग एक्वेटिक प्लांट्स बोलेंगे, ठीक है। ऐसे प्लांट जो पानी में पाए जाते हैं उसको हम लोग एक्वेटिक प्लांट्स बोलेंगे, और वो लोग भी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए सनलाइट का यूज़ करते हैं, जस्ट लाइक द अदर प्लांट्स। हाउएवर द अमाउंट ऑफ लाइट रीचिंग दीज प्लांट्स डिक्रीजेज विथ एन इंक्रीज इन द डेप्थ ऑफ वाटर, तो जैसे जैसे गहराई बढ़ेगा, मान लो ये समुद्र तल है, ठीक है, और इधर सन है, ठीक है, सन है, तो जो लाइट आएगा जैसे जैसे हम लोग नीचे जाएंगे, जितना डेप्थ जाएंगे उतना कम लाइट यहाँ पहुँचेगा, ठीक है। डैट इज़ वाई वेरी फ्यू प्लांट्स आर एबल टू सर्वाइव इन डीप वाटर, इसी के वजह से क्या होता है, जो समुद्र की गहराई में, जितना गहराई में क्या होता है, हम लोग देखेंगे कि कोई भी ज़्यादातर प्लांट पौधे नहीं पाए जाते। क्योंकि वहाँ पे सनलाइट नहीं पहुँचती है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। प्लांट्स एंड एनिमल्स रिस्पॉन्ड टू लाइट इन डिफरेंट वेज, प्लांट्स और एनिमल्स क्या होता है, लाइट रिस्पॉन्स अलग अलग तरीके से करते हैं, ठीक है। हैव यू सीन अ प्लांट कॉल्ड मॉर्निंग ग्लोरी, क्या आपने प्लांट देखा है मॉर्निंग ग्लोरी, जिसको हम लोग इपोमिया नाम के से जानते हैं। इट्स फ्लावर ब्लूम आउट ऑफ सनराइज मॉर्निंग एंड क्लोज डाउन आफ्टर द सनसेट, तो क्या होता है, मॉर्निंग के समय क्या होता है, वह अपने पंख जो भी उसके जो फ्लावर है वो क्या होता है, खिल उठते हैं, और नाइट के समय क्या होता है, बंद हो जाते हैं, ठीक है। ये देखो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे दिया हुआ है बुक में। इन सम प्लांट्स दैट लीव्स ओपन ड्यूरिंग द डे एंड क्लोज ड्यूरिंग द नाइट, ठीक है। द सनफ्लावर ऑलवेज फेसेस द सन, द मॉर्निंग इट फेसेस ईस्ट, इन द इवनिंग टर्न्स टूवर्ड द वेस्ट। जो सनफ्लावर होता है, हम लोग तो सनफ्लावर देखे भी होंगे, ठीक है, जो सनफ्लावर होता है उसको सनफ्लावर किस लिए नाम पड़ा है, क्योंकि वह क्या होता है, हमेशा सन की ओर फेस करता है, ठीक है। तो सुबह में क्या होता है, वह ईस्ट की तरफ फेस करेगा सनफ्लावर। क्वेश्चन आ सकता है कि मॉर्निंग में किस तरफ सनफ्लावर फेस करता है, तो ईस्ट की तरफ, और इवनिंग जैसे ही हो जाता है तो क्या होता है, वह वेस्ट की तरफ फेस करता है, क्योंकि हमारा जो सन है वो ईस्ट की तरफ से उगता है और वेस्ट की तरफ डूबता है, ठीक है। एनिमल्स ऑल्सो शो वेरिएशन इन देयर बिहेवियर विद द अमाउंट ऑफ लाइट अवेलेबल टू देम, ठीक है, तो उनका बिहेवियर भी चेंज होता है लाइट की वजह से। मोस्ट ऑफ द एनिमल्स आर एक्टिव ड्यूरिंग द डे व्हेन देयर इज लाइट, सम एनिमल्स लाइक रैट, कॉकरोचेज एंड ऑल्स आर एक्टिव ड्यूरिंग द नाइट, ठीक है। तो कुछ एनिमल्स क्या होते हैं, सुबह के वक्त उनका बिहेवियर होता है, मतलब मूवमेंट होता है, और कुछ एनिमल्स ऐसा होते हैं जो रात के वक्त मूव करते हैं। तो रात एग्जाम्पल के तौर पे रैट भी रात को मूव करते हैं, कॉकरोच भी रात को मूव करते हैं, ऑल भी रात को मूव करते हैं। कुछ स्नेक जैसे कि करेट स्नेक, जो उनका जो मूवमेंट है वो रात को ही देखा जाता है, ठीक है। अगला कंपोनेंट क्या है, एबायोटिक इन्वायरमेंट का टेम्परेचर। द टेम्परेचर एट अ प्लेस इज इंडिकेटिव ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ दैट प्लेस,
ठीक है। तो अलग अलग जगह का टेम्परेचर क्या होता है, उसके जगह पे डिपेंड करता है कि वह कितने हॉट है या कितने कोल्ड है। इट कैन बी मेजर्ड बाय डिवाइस कॉल्ड द थर्मोमीटर। और जो हॉटनेस और कोल्डनेस है उसको हम लोग किस पे मेज़र करते हैं, थर्मोमीटर के मदद से हम लोग मेज़र करते हैं। एक डिवाइस होता है। द डिग्री ऑफ हॉटनेस वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ठीक है, जो हॉटनेस, जो डिग्री ऑफ हॉटनेस है वो क्या होता है, वेरी करता है प्लेस टू प्लेस, मतलब अलग अलग जगह पे अलग अलग हॉटनेस पाया जाता है। ठीक है, अलग अलग टेम्परेचर पाया जाता है। टेम्परेचर अफेक्ट एक्टिविटीज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो टेम्परेचर भी क्या है, एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स है जिससे क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक्टिविटीज़ को अफेक्ट करता है। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट डिटरमाइंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑन अर्थ। ठीक है, यह भी एक इम्पॉर्टेंट, टेम्परेचर भी क्या है, एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स है जो कि क्या करता है, डिटरमाइन करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑन द अर्थ। मतलब जो भी प्लांट, मान लो टेम्परेचर के अनुसार क्या होता है, अलग अलग जगह पे अलग अलग प्लांट्स एंड एनिमल्स पाए जाते हैं। ठीक है, ईच ऑर्गेनिजम्स हैज़ इट्स ओन टॉलरेंस एंड रेंज ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स का क्या होता है, अलग अलग कैपेबिलिटी होता है टेम्परेचर सहने का। ठीक है, तो उसके अनुसार वह अडेप्ट करता है अर्थ में। ठीक है, इसीलिए क्या होता है, हर जगह अलग अलग प्रजाति भी पाए जाते हैं। मोस्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स ग्रो इन वार्म प्लेसेस। बहुत सारे प्लांट्स एंड एनिमल्स क्या है, गर्म जगहों पर ग्रो होते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं। बट सम नीड अ कोल्ड क्लाइमेट। ठीक है, और कुछ, लेकिन कुछ को क्या चाहिए, कोल्ड क्लाइमेट चाहिए ग्रो करने के लिए। काउस कैन टॉलरेट द हॉट वेदर बेटर देन बफेलोज। ठीक है, तो मतलब काउ जो है क्या होता है, ज़्यादा हॉटर क्लाइमेट को सस्टेन कर सकता है, किसके मुकाबले, बफेलो के मुकाबले। ठीक है, वी कैन ऑफन सी बफेलो कूलिंग देमसेल्स इन पॉन्ड्स ड्यूरिंग समर। हम लोग एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं कि बफेलो जो है गर्मी के समय क्या होता है, पॉन्ड में जाकर बैठ जाते हैं। ठीक है, तो इससे हम लोग को क्या पता चलता है कि वो ज़्यादा हीट को ऑब्जर्व नहीं कर सकते। ठीक है, उनका टॉलरेंस कम है हीट के प्रति। दिस इज़ बिकॉज बफेलोज आर ब्लैक इन कलर एंड डू नॉट हैव एफिशिएंट स्वेट ग्लैंड्स। ठीक है, ये किसके कारण होता है, एक तो उनका कलर क्या है, ब्लैक है, और हम लोग सभी जानते हैं कि ब्लैक इज़ अ गुड ऑब्जर्वर ऑफ हीट एंड हैव एफिशिएंट स्वेट ग्लैंड्स। और उसका क्या है, जो स्वेट ग्लैंड्स है क्या है, वो बहुत एफिशिएंट है, उसके वजह से भी क्या होता है, वह हीट ज़्यादा नहीं सह पाता है। हैंस दे फील द हीट मोर एंड नीड टू कूल देमसेल्स बाय रिमेनिंग इन द वाटर। ठीक है, इसीलिए क्या होता है, गर्मी के समय क्या होता है, वह अपने आप को कूल रखने के लिए वाटर में चले जाते हैं। ऑन द अदर हैंड कैमल्स कैन टॉलरेट इवन द एक्सट्रीम हीट ऑफ द डेजर्ट। और कैमल की बात करें कि वो तो क्या होते हैं, डेजर्ट को भी हीट को सह लेते हैं। ठीक है, दे हैव नो स्वेट ग्लैंड्स। उनके अंदर क्या होता है, स्वेट ग्लैंड्स होते ही नहीं हैं। ठीक है, उससे क्या हेल्प होता है, वो डेजर्ट का कितना भी हीट को वो लोग सह लेते हैं। दिस हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम देयर बॉडी। तो उनके अंदर स्वेट ग्लैंड नहीं होने के वजह से क्या होता है, उनके बॉडी के अंदर क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर कम होता है। ठीक है, दे कैन लिव विदाउट वाटर फॉर मेनी डेज। वो लोग क्या कर सकते हैं, बहुत दिन तक बिना पानी के रह सकते हैं। पोलर बियर्स एंड पेंगुइन्स आर फाउंड ओनली इन कोल्ड रीजन्स। पोलर बियर्स और पेंगुइन्स क्या है, हम लोग नोटिस करेंगे गर्म जगह पे पाए नहीं जाते हैं, वो खाली कहाँ पाए जाते हैं, कोल्ड रीजन्स में। ठीक है, टाइगर्स एंड एलिफेंट्स आर फाउंड इन वार्म रीजन्स। और टाइगर्स और एलिफेंट्स क्या होते हैं, वार्म रीजन में पाए जाते हैं। ठीक है, जैसा जिसका सहने का टेम्परेचर वैसा जगह पे वह पाए जाते हैं। ठीक है, सॉइल। अब अगला कंपोनेंट क्या है हमारा, सॉइल। सॉइल इज़ एन अदर इम्पॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर ऑफ अवर इन्वायरमेंट। यह एक और एक फैक्टर्स है जो कि मेरा क्या है, एबायोटिक इन्वायरमेंट का फैक्टर्स है। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स कैनॉट ग्रो विदाउट सॉइल। तो बहुत हम लोग देखेंगे कि बहुत सारे प्लांट्स क्या है, बिना सॉइल के ग्रो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उनको सॉइल का मिलना बहुत ज़रूरी है। सॉइल प्रोवाइड्स वाटर एंड मिनरल्स टू द प्लांट्स विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर देयर ग्रोथ। ठीक है, सॉइल से प्लांट्स को क्या मिलता है, वाटर एंड मिनरल्स मिलता है, जो कि बहुत नेसेसरी है कोई भी प्लांट को ग्रो करने के लिए। ठीक है, इट ऑल्सो प्रोवाइड्स अ होम टू ऑर्गेनिजम्स दैट लिव इन सॉइल। ठीक है, तो सॉइल क्या करते हैं, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं जो कि जिसके लिए वो क्या है, घर है, एक तरह का क्या है, घर है, वहाँ रहते हैं वो लोग। इंटरेक्शन इन द इन्वायरमेंट। प्लांट्स एंड एनिमल्स आर इंटरडिपेंडेंट इन देयर फूड रिलेशनशिप्स।
प्लांट्स एंड एनिमल्स जो है एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होते हैं फूड के लिए। देयर आर एनिमल्स डैट फीड ऑन प्लांट्स। यहाँ पर क्या होते हैं, पृथ्वी में क्या है, बहुत सारे एनिमल्स हैं जो किस पे डिपेंडेंट है, प्लांट्स पे, अपने फूड के लिए। मैनी ऑफ सच एनिमल्स आर ईटेन बाय अदर एनिमल्स। और जो प्लांट ईटिंग एनिमल्स होते हैं उसको क्या होता है, दूसरे एनिमल खा जाते हैं, ठीक है। विच इन टर्न आर ईटेन बाय सम अदर एनिमल्स। और क्या होता है, वो एनिमल को भी दूसरे कोई अपना फूड बना लेते हैं। देयर इज थस अ फूड चेन इन द नेचर। तो इससे क्या होता है, एक फूड चेन बनता है, ठीक है। हमारे अर्थ में, नेचर में क्या बनता है, फूड चेन बनता है। तो चलिए जानते हैं इस डायग्राम की मदद से फूड चेन कैसे काम आता है। जैसे मान लो यहाँ पे एक प्लांट है, ठीक है, ग्रासेस क्या है, प्लांट है, क्या है, एक प्लांट है। तो यह प्लांट कौन खाएगा, गजीले खाएगा। मान लो ये डियर खा रहा है, ठीक है, ये प्लांट ईटिंग एनिमल है। ये डियर क्या है, प्लांट ईटिंग एनिमल, ठीक है। और इधर से भी क्या हो रहा है, जेब्रा भी क्या है, प्लांट ईटिंग एनिमल है। तो ग्रासेस को कौन खाएगा, जेब्रा और डियर खाएगा, ठीक है। तो अब देखो, यह डियर और जेब्रा को कौन खाएगा, लायन खाएगा, ठीक है। तो डियर और जेब्रा कौन खाएगा, लायन खाएगा। डियर और जेब्रा कौन थे, प्लांट ईटिंग एनिमल थे। तो प्लांट ईटिंग एनिमल को कौन खाया, एक तीसरा जानवर खाया, ठीक है, जो कि कौन है, लायन है, ठीक है। अब लायन जब मर जाएगा, मान लो किसी प्रकार से मर गया, ठीक है, तो फिर कौन खाएगा उसको, वल्चर खाएगा। आगे पढ़े थे ना, डिकम्पोजिशन, ठीक है। तो वल्चर क्या करेगा, उसको डिकम्पोज करेगा। मान लो जेब्रा मर गया, डियर मर गया, तो ये सभी को कौन डिकम्पोज करेगा, वल्चर करेगा, ठीक है। तो इसी तरीके से क्या होता है, फूड चेन काम करता है। तो जब डिकम्पोज कर जाएगा तो फिर से क्या होगा, प्लांट्स यूज़ करेंगे अपना ग्रोथ के लिए, फूड बनाने के लिए। तो फिर से ऐसा ही प्रोसेस चलता रहेगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फूड चेन बोलते हैं। तो बुक में भी जैसे दिया हुआ है, ग्रास जो है, ग्रास को हम लोग क्या बोलेंगे, प्लांट्स जो है प्रोड्यूसर होता है। और प्रोड्यूसर को कौन खाएगा, ग्रास को कौन खाएगा, डियर खाएगा, जो कि प्राइमरी कंज्यूमर होता है, जो कि प्लांट पे डिपेंडेंट है। तो इसी को हम लोग प्लांट ईटिंग एनिमल बोलेंगे। और इस प्लांट ईटिंग एनिमल को फिर फर्दर कौन खाएगा, लायन खाएगा, ठीक है, जो कि सेकेंडरी कंज्यूमर है, ठीक है। तो ये हमारा फूड चेन बन गया। और इस लायन को कौन खाएगा, वल्चर खाएगा, ठीक है, जो कि वो डिकम्पोज करेगा, उसको मिनरल में तब्दील करेगा, जो कि बाद में सॉइल में जाके कन्वर्ट हो जाता है, सॉइल में जाके मिल जाता है। It is an example of terrestrial food chain. When such a chain exists between aquatic plants and animals, it makes up an aquatic food chain. ठीक है। तो ये जो एग्जाम्पल बुक में दिया गया है, ग्रास, डियर और लायन का, ये हमारा क्या है, टेरेस्ट्रियल फूड चेन है। मतलब ये ज़मीन में पाया जाने वाला फूड चेन है। और जो पानी में पाया जाने वाला फूड चेन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्वेटिक फूड चेन, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल भी क्या था, टेरेस्ट्रियल का था, टेरेस्ट्रियल फूड चेन का। अब बात करते हैं मिनरल साइकिल की। There is a relationship between the biotic and abiotic components of our environment, ठीक है। abiotic और biotic component के बीच क्या है, एक रिलेशनशिप होता है, ठीक है। The abiotic substance supply nutrients to the producer। जो abiotic substance है वो क्या सप्लाई करते हैं प्रोड्यूसर्स को, न्यूट्रिएंट्स। क्या सप्लाई करते हैं, न्यूट्रिएंट्स। द प्रोड्यूसर प्रिपेयर फूड फॉर द कंज्यूमर। जो प्रोड्यूसर होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, वह फूड बनाते हैं किसके लिए, कंज्यूमर के लिए, ठीक है। किसके लिए बनाते हैं, कंज्यूमर के लिए, ठीक है। बोथ प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स आफ्टर देयर डेथ आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय डिकम्पोजर्स। जब प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर क्या होते हैं, मर जाते हैं, तो उसको फिर डिकम्पोज कौन करता है, ब्रेक डाउन कौन करता है, सिंपल सब्सटेंस में डिकम्पोजर्स, ठीक है। द न्यूट्रिएंट्स रिटर्न टू द सॉइल, एयर एंड वाटर, ठीक है। जो भी डिकम्पोज करने के बाद जो भी न्यूट्रिएंट्स बनते हैं वो किस में वापस चले जाते हैं, सॉइल में चले जाते हैं, एयर में चले जाते हैं और वाटर में, ठीक है। दिस न्यूट्रिएंट्स आर अगेन यूज्ड बाय द प्रोड्यूसर। यही न्यूट्रिएंट्स फिर से क्या होता है, प्रोड्यूसर क्या करते हैं, यूज़ में लाते हैं अपने ग्रोथ के लिए। द होल साइकिल इज दस रिपीटेड कंटिन्यूसली। तो यही साइकिल क्या होता है, चलते रहता है। दिस साइकिलिंग मटेरियल्स थ्रू बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट इज कॉल्ड मिनरल साइकिल, ठीक है। तो जो कंपोनेंट क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट को क्या बोलेंगे हम लोग, मिनरल साइकिल। तो इस डायग्राम की मदद से समझते हैं हम लोग मिनरल साइकिल को। तो जैसे कि यहाँ पे ग्रीन सॉइल है, ठीक है, यह सॉइल है।
यह सॉइल का यूज़ कौन करता है? प्रोड्यूसर्स करते हैं, ग्रीन प्लांट्स करते हैं ग्रो करने के लिए। और ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं? फूड बनाते हैं, ठीक है। और ये ग्रीन प्लांट्स कौन खाएगा? एनिमल्स खाते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग कंज्यूमर के नाम से भी जानते हैं। और एनिमल्स कुछ वेस्ट मटेरियल भी अपना छोड़ते हैं, जिसको हम लोग एनिमल्स ड्रॉपिंग के नाम से जान रहे हैं, ठीक है, एनिमल ड्रॉपिंग के नाम से जान रहे हैं। और एनिमल्स कंज्यूमर जो हैं वह जब मर जाते हैं, डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है, एनिमल्स क्या होते हैं? एक सर्टेन समय पे मर जाते हैं, एनिमल्स या प्लांट्स, ठीक है। तो एनिमल्स और प्लांट्स फिर क्या होते हैं? छोटे छोटे सब्सटेंस में ब्रोकन डाउन कर दिए जाते हैं, किसके द्वारा? डिकम्पोजर के द्वारा, ठीक है। मिनरल में कन्वर्ट करते हैं या फिर न्यूट्रिएंट में कन्वर्ट किया जाता है, किसके द्वारा? डिकम्पोजर के द्वारा। जो एनिमल ड्रॉपिंग है उसको भी डिकम्पोजर क्या करेगा? मिनरल में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। देखो यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया, किसके द्वारा? डिकम्पोजर के द्वारा। तो जब मिनरल में कन्वर्ट हो गया तो यही मिनरल फिर से क्या होगा? सॉइल में मिक्स हो जाएगा। और सॉइल में जब मिक्स हो जाएगा तो जब दूसरे प्लांट्स क्या करेंगे? उसको फिर से यूज़ करेंगे ग्रोथ करने में। तो यह प्रोसेस हमेशा ऐसे चलते रहता है, ठीक है, यह प्रोसेस हमेशा ऐसे चलते रहता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मिनरल साइकिल बोलते हैं, ठीक है। तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पायर ऑल द टाइम। अब आगे बुक में लिखा गया है, नेक्स्ट पेज में देखते हैं, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पायर ऑल द टाइम, ठीक है। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? हमेशा सांस लेते रहते हैं, सुबह हो या शाम हो, सोते हुए वक्त भी क्या होता है? सांस लेते रहते हैं। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल टेक्स ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो जब भी रेस्पिरेशन होता है, जब भी प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन होता है, बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, दोनों प्लांट्स एंड एनिमल्स क्या करते हैं? ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गेट्स एडेड टू द एटमॉस्फेयर व्हेन बर्निंग ऑफ वुड, कोल एंड पेट्रोल टेक्स प्लेस, ठीक है। तो जब हम लोग कोई भी वुड को जलाते हैं, लकड़ी को जलाते हैं, कोयला को जलाते हैं या फिर पेट्रोल जलाते हैं, तो उससे जो गैस निकलता है वो कौन सा गैस निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा गैस निकलता है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। दिस इंक्रीजेज द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। तो इससे क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा क्या होता है? इंक्रीज कर जाता है एटमॉस्फेयर में। प्लांट यूज अप कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव आउट ऑक्सीजन, ठीक है। प्लांट्स क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं और उसके बदले वो क्या छोड़ते हैं? ऑक्सीजन छोड़ते हैं। कब? जब फोटोसिंथेसिस होता है, जब वो फूड बना रहे होते हैं, ठीक है। विच दे परफॉर्म अलॉन्ग विद रेस्पिरेशन ड्यूरिंग द डे टाइम, ठीक है। तो दिन के वक्त क्या करते हैं? वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है। तो उनका दिन के वक्त क्या होता है? वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, जैसे इस डायग्राम में देखो, कार्बन डाइऑक्साइड एक प्लांट ले रहा है और ऑक्सीजन छोड़ रहा है। ये कब? डे के वक्त होगा, ठीक है, डे के वक्त होगा जब वह फूड बना रहे होंगे, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फोटोसिंथेसिस, जिसको हम लोग फोटोसिंथेसिस के नाम से जानते हैं, फूड बनाने के प्रोसेस को, ठीक है। द प्रेजेंस ऑफ लाइट दस अ बैलेंस इज मेंटेन बिटवीन द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। तो इससे क्या होता है कि एक बैलेंस बना रहता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एटमॉस्फेयर में, ठीक है। अगर पेड़ पौधा कम रहेगा तो बैलेंस बिगड़ जाएगा और उससे क्या होगा? ऑक्सीजन का मात्रा पूरा घट जाएगा और बाकी लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होंगे? मर जाएंगे, ठीक है। और प्लांट्स एंड एनिमल्स भी मर जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि इस डायग्राम में लिखा गया है, बर्निंग ऑफ कंबोशन। बर्निंग ऑफ कंबोशन जैसे मतलब कि वुड, कोयला वगैरह हम लोग जब जलाते हैं तो उससे क्या रिलीज होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। उससे क्या रिलीज होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। और जलने के लिए, आग जलने के लिए हम लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन का ज़रूरत पड़ता है। तो फिर जब जलेगा तो ऑक्सीजन क्या होगा? या आग मतलब जो जल रहा है वो खींच लेगा और उसके बदले वो क्या छोड़ेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। और रेस्पिरेशन के क्या ज़रूरी होता है? ऑक्सीजन। रेस्पिरेशन के लिए क्या ज़रूरी होता है? ऑक्सीजन ज़रूरी होता है, ठीक है, ऑक्सीजन ज़रूरी होता है। तो मान लो ये हमारा ह्यूमन बींग है, यह अंदर क्या ले रहा है? ऑक्सीजन ले रहा है और छोड़ता क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या छोड़ता है? कार्बन डाइऑक्साइड। और यही कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस में काम आता है। यही कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? फोटोसिंथेसिस में काम आता है प्लांट्स को। और जब प्लांट्स फोटोसिंथेसिस कर रहा होता है तो वो बाहर क्या छोड़ता है?
ऑक्सीजन छोड़ता है, जो फिर हम लोग उस ऑक्सीजन को रेस्पिरेशन में काम लाते हैं, फिर यह प्रोसेस चलते रहता है। ठीक है, इसी से क्या होता है, बैलेंस बना रहता है किसका, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एटमॉस्फेयर में। ठीक है, एटमॉस्फेयर में। वी दस रियलाइज डैट इन आवर इन्वायरमेंट इट लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स कीप ऑन इंटरेक्टिंग विद वन अनदर। तो इससे हम लोग क्या रियलाइज़ किए कि हमारे इन्वायरमेंट में क्या होता है, लिविंग थिंग्स या फिर लिविंग कंपोनेंट और नॉन लिविंग कंपोनेंट क्या होता है, हमेशा इंटरेक्शन में रहते हैं। ठीक है, बिना इंटरेक्शन का वह रह नहीं सकते हैं। दिस मेक्स आवर इन्वायरमेंट अ डायनेमिक सिस्टम। इसी से हमारा क्या होता है, इन्वायरमेंट एक डायनेमिक सिस्टम बनता है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ यह चैप्टर ख़त्म होता है। होपफुली आपको यह चैप्टर समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।